हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने इस चैप्टर को पूरा समझ लिया था और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 32 एंड 33 पे। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid, and the products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water, and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that it follows law of conservation of mass. मतलब हमने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एथोनेट मिला इतने अमाउंट में, 2.2, 0.9 और 8.2। हमें बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता था कि इन अ रिएक्शन द ओवरऑल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द ओवरऑल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखते हैं, रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख ली, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव सोडियम एथोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब रिएक्टेंट्स का मास हमें कितना दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट दे रखा है 5.3 और इथेनोइक दे रखा है, इथेनोइक एसिड 6 ग्राम, दोनों को प्लस करके आया 11.3 ग्राम। प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो सोडियम एथोनेट हमें दे रखा है 8.2, 0.9 वाटर और 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो इन तीनों का सम भी आएगा 11.3 ग्राम। अब मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, तो यही चीज़ प्रूव करनी होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा सही है, मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से 1:8 के मतलब 1:8 में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वाटर बनने के लिए। तो अब ऑक्सीजन को क्या मास ज़रूरी है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखना, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अब 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, नॉर्मल यूनिटरी मेथड 3 × 8 24। So, if 1 gram hydrogen gas requires 8 gram of oxygen, then 3 gram of hydrogen will require 8 × 3, that is 24 gram of oxygen to form water। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है और ये हमारे पास आंसर आ गया 24 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। थर्ड क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कौन सा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो हमने 10 पॉइंट पढ़े थे उसमें से कौन सा पॉइंट या कौन सा पोस्टुलेट ये कह रहा था कि वो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से डिराइव हो रहा था। तो कौन सा पॉइंट था वो, कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ना बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब वो ना बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, इसीलिए जो उनका टोटल एटॉमिक मास रहता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो सेम रहता है। So hence law of conservation of mass is followed। B, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो क्या कौन सा बताता है कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। जैसे वाटर है तो उसमें फिक्स्ड है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ लगेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स्ड है कि 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगेंगे, तो सॉरी 1 कार्बन के साथ लगेंगे। तो ये नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, ये पोस्टुलेट्स डिराइव किया गया था कि डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो फॉलो हो रहा है। फिर पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, 1 मार्कर की एकदम, कि एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका 1/12, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। नेक्ड आई से एक एटम को देखना पॉसिबल क्यों नहीं होता। So it is not possible to see an atom with naked eye because atom is a very small particle। जो एटम है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, और वो इतना छोटा होता है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसका जो रेडियस होता है एटम का वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 0.000 ऐसे 10 टाइम्स फिर 1, इतना छोटा। तो इसको हम देख ही नहीं सकते नेक्ड आई से। इसको देखने के लिए हमें बहुत ही हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल साइज विच कैन नॉट बी सीन बाय अ नेकेड आई।
hence we cannot see atom. पेज नंबर 39 पे फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, फार्मूला मेकिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में देखो सबसे पहले तो कंपाउंड्स देख लो, सोडियम है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्सीजन। फिर दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, जब मैंने वैलेंसी वाली टॉपिक पढ़ाया था वीडियो में, तो मैंने बताया था कि वैलेंसीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैलेंसीज़ याद होंगी तभी हम ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि सोडियम की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है, तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। सो वैलेंसीज़ याद होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने वैलेंसीज़ याद है मेरे को, मैंने लिख दी सोडियम की +1, ऑक्सीजन की 2-। अब दोनों को क्रॉस कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ आएगा +1, सोडियम के साथ आएगा 2-। अब +- के साइन को हम निगलेक्ट करते हैं जब फार्मूला बनाते हैं, तो ये आपका बनेगा Na2, ये इस ऑर्डर में लिखेंगे इसे, Na2O, Na2O। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड बन गया। इसी की तरह हमें और कंपाउंड्स बनाने हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मतलब वैलेंसी होती है +3 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे दोबारा से, Al के साथ जाएगा +1, Cl के साथ जाएगा +3, सॉरी Al के साथ जाएगा -1, Cl के साथ जाएगा +3। फॉर्मूला बनाते वक्त +- का हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें क्या लिखना है, Al1 है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और Cl3, तो AlCl3 हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन गया। सोडियम सल्फाइड, अब सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट ये सब डिफरेंट होते हैं, 3 अलग अलग होते हैं। ये मैंने अब उस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, सेम वैलेंसी वाली, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो। सोडियम है हमारे पास +1, सल्फ़र है हमारे पास -2 या 2-, दोनों को क्रॉस करा Na2S, दोबारा से जो साइन है +- उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फोर्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, Mg के साथ +2, OH के साथ -1, दोनों को क्रॉस किया, सेम चीज़, Mg1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब OH के साथ 2 है, तो देखो ये वैसे तो ज़्यादातर को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ, MgOH का होल ट्वाइस ऐसे लिखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ MgOH2 लिख देंगे और ये जो ब्रैकेट है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है, अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब होगा कि वो जो 2 है वो सिर्फ H के साथ है, O के साथ नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि OH क्या है, पूरा एक सिंगल आयन है ये एक। तो जब हम इसको वैलेंसी से क्रॉस करेंगे तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये जो 2 है ये O के साथ भी मल्टीप्लाई हो और H के साथ भी, इसीलिए यहाँ पे हमें होल का ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। Mg, फिर ब्रैकेट के अंदर OH और फिर 2। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो पूरे कंपाउंड का मीनिंग बदल जाएगा और ये कंपाउंड जो है, मतलब जो आपने फार्मूला बनाया है, ये गलत हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो स्टार्ट करते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। Al है तो एल्यूमिनियम, SO4 है तो सल्फेट। यहाँ पे आपको ये जो 2 और 3 है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पे हम तभी ध्यान देते हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा हो या ऑक्सीजन दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो एल्यूमिनियम है, सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड हो गया। CaCl2 कैल्शियम, Ca के लिए कैल्शियम, क्लोरीन के लिए क्लोराइड लगता है प्रीफिक्स में। K2SO4 पोटाशियम, K हो गया पोटाशियम, SO4 हो गया सल्फेट, तो पोटाशियम सल्फेट। KNO3, K हो गया पोटाशियम। अब देखो ये जो SO4 है, NO3 है, अगर आपको इनके नाम नहीं पता तो आप कैसे लिखोगे, ने गलत लिख दोगे। KNO3 को क्या लिख सकते हैं आप, क्या सोचोगे, K अलग है पोटाशियम, N अलग है नाइट्रोजन, O अलग है ऑक्सीजन, तो पोटाशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे करके कुछ कंपाउंड बनेगा जो गलत है। NO3 हमारे पास एक सिंगल आयन होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट, तो हमें वही लिखना है इसको, ठीक है। हम ऐसे एटम्स को स्प्लिट करके नहीं लिख सकते। SO4 होता है सल्फेट, NO3 होता है नाइट्रेट, ये सब याद रखने ज़रूरी हैं। सो KNO3 हमारा बन गया पोटाशियम नाइट्रेट। CaCO3 कैल्शियम, अब CO3 है, CO3 होता है कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कौन से हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, जो मैंने बताया था वीडियो में, पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं इन्हें, इनके फिक्स नाम होते हैं। 9th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का केमिकल फार्मूला हमें दे रखा है, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि एक फार्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है
उसके एक मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ किस टर्म्स में कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके एलिमेंट्स के एटम्स की टर्म में या उसके सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की टर्म में। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है या फिर एक केमिकल फॉर्मूला है वाटर का H2O। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर के एक मॉलिक्यूल को इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जैसे O सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, H सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन फॉर्म में ये ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हेंस हमें बता रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है। सो डेफिनेशन याद रखनी है आपको, हर एक वर्ड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द composition of a molecule in the terms of symbols of the elements present in it। एग्जाम्पल मैंने यहीं पे ही नीचे लिख दिया है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O tells us that 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom are chemically combined together। ये जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है ये हमें क्या बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड है। तो एक तरीके से हमें इसके मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन बता रहा है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। यहाँ तो आपको सिंपल काउंटिंग करनी है, बट देखना है कि किस कंपाउंड के नीचे कितने वो प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। जैसे H2S मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फ़र का। PO4 3-। अब यहाँ पे ये 3- देखने की ज़रूरत नहीं है, वैलेंसीज़ का हमें ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ एटम्स का ध्यान रखना है। 3 यहाँ पे जैसे ऊपर हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे और 1 सल्फ़र था, तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फ़र, टोटल हो गए 3 एटम्स। PO4 3- है, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 5 एटम्स, 1 फॉस्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन। पेज नंबर 40 पे फिर 11th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो H2 का मास क्या होगा 2 इंटू H का 1, वैसे H और ऑक्सीजन इन सब का तो याद रख लेना, बाकी दे रखे होंगे क्वेश्चन में। 2 इंटू 1 2U। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2, 2 इंटू Cl का 35.5 होता है, तो 2 इंटू 35.5 71U। मास ऑफ CH4 मतलब एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन, मास ऑफ एक कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4, तो 12 + 4 16U। फिर C2H4, तो 2 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू H, 24 + 4 28U। फिर CH3OH मतलब मास ऑफ C प्लस 3 इंटू मास ऑफ प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस, अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 है ना, तो एक ही साथ लिख लो 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, एक साथ लिख दिया 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। 12 + 16 + 4 इंटू 1 4, 28 + 4 32U। 12th क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO Na2O K2CO3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से कंपाउंड्स हमें थोड़े से डिफिकल्ट दे दिए हैं। फर्स्ट है ZnO, तो ZnO क्या है, मास ऑफ Zn प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इनके मास तो आपको कंफर्म दे रखे होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का बाय चांस नहीं दे रखा होगा, ऑक्सीजन वगैरह का तो हो सकता है कि ना दें, बट जो थोड़े बड़े कंपाउंड्स हो गए जैसे Zn हो गया, Al हो गया, पोटेशियम, सोडियम, इन सब के आपको कंफर्म क्वेश्चन के नीचे इनके मास दिए रहेंगे। तो मास ऑफ Zn 65, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, दोनों को प्लस किया 81U हमारा यहाँ पे फॉर्मूला मास आ गया। फिर फार्मूला मास ऑफ Na2O, डिफरेंस कुछ नहीं होता, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास डिफरेंस नहीं है कुछ भी। फार्मूला मास ऑफ Na2O मास ऑफ 2 Na एटम्स प्लस मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन। Na का 23 है, तो 2 इंटू 23 + 16 46 + 16 62U। फार्मूला मास ऑफ K2CO3 मतलब मास ऑफ K इंटू 2 प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3। सो मास ऑफ पोटेशियम कितना है 39 इंटू 2 प्लस मास ऑफ कार्बन 12 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है इंटू 3, तो 78 + 12 + 48 गिव्स 138U। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। इतने एग्जांपल्स कर लिए इसी वीडियो में, 3 यहाँ पे कर लिए, फिर यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स हो गए मॉलिक्यूलर फार्मूले के। सो इसके साथ ये कंसेप्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस NCERT के कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस हम फर्दर वीडियोस में कवर कर लेंगे।